गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेमेस्टर थर्ड EC2 पेपर इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी में भारत के पड़ोसी देश भूटान और भारत के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत का पड़ोसी देश भूटान है, तो आज हम भारत भूटान संबंधों की पृष्ठभूमि पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। शासकीय व्यवस्थाओं से अब तक दोनों के बीच लंबे समय से राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा खासा संबंध रहा है। यानी कि जब शासकों का जो शासन था उस समय से लेकर अब तक इन दोनों देशों के मध्य में संबंध अच्छे रहे हैं। सांस्कृतिक संबंध 8वीं सदी से ही हो गए थे और शुरू में जब बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए गुरु पद्म संभव भूटान पहुंचे थे और वहां उन्हें रिनपोचो के नाम से प्रसिद्धि मिली और पूरा भूटान एक बौद्ध राष्ट्र बन गया था। यानी पूरे भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था और बौद्ध धर्म जो है वो भारत के द्वारा ही दिया गया एक बड़े उपहार में से एक है, ऐसा भूटान का मानना है। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंधों की शुरुआत 1865 में भारत की ब्रिटिश सरकार और भूटान के मध्य हुई सिंचुला संधि से हुई, जिसके जरिए भूटान को भारतीय रियासत का रूप प्रदान किया गया। इस संधि के अंतर्गत भारत के तत्कालिक ब्रिटिश सरकार ने भूटान में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और विदेशी मामलों से भूटान के भारत से निर्देशित होने की बात कही थी। उसके बाद है 1907 में आधुनिक भूटान का एकीकरण शुरू हुआ। 1947 में भारत से ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति के साथ ही भारत भूटान के बीच 8 अगस्त 1949 को नए सिरे से संधि शुरू हुई, जिसमें उन्होंने 1865 की संधि के कुछ प्रावधानों को वैसे ही रखा और विदेश नीति का भार भूटान ने भारत को सौंप दिया। 1949 की संधि पर भारत ने भूटान से फिर से बात की और 2007 में दोस्ती की एक नई संधि पर दोनों ने हस्ताक्षर किए और यह प्रावधान भी किया गया कि भूटान हथियारों की खरीद बिक्री भारत की सहमति के बगैर करेगा। साथ ही दोनों देशों के बीच एक दूसरे के नागरिकों को अपने नागरिकों की तरह सलूक करने पर सहमति बनी। इस संधि में 21वीं सदी में दोनों देशों के विकास की नींव भी रखी थी। दोनों देश एक दूसरे के लिए अहमियत रखते हैं। ये अहमियत के मायने भारत भूटान संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए आज हम स्पष्ट रूप से देखेंगे। अब बात करते हैं भूटान की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में। भूटान जो है भारत और चीन के बीच एक बफर के रूप में उभरा हुआ एक लैंडलॉक्ड देश है। भूटान के पश्चिम में सिक्किम, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और दक्षिण पूर्व में असम है। पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग जिला है इसे नेपाल से अलग करता है। भारत भूटान के बीच में खुली सीमा है। भारत और भूटान के नागरिकों को एक दूसरे की सीमा में जाने के लिए किसी भी तरह की वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। एक तरफ भूटान का फंगशोलिंग गेट है और एक तरफ भारत का जयगांव है। दोनों गेट एक दूसरे के नागरिकों के लिए कभी भी बंद नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे भारत और भूटान के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं के बारे में। तो सबसे पहले है कि भारत जो है भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। भारत से लगभग 98% का निर्यात भूटान से लगभग 98% का निर्यात भारत को और भारत से लगभग 90% का आयात भूटान को किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए की गई 4,500 करोड़ की वित्तीय सहायता की घोषणा भी की गई थी। उसके बाद श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी अपने शासनकाल में भूटान के विकास में रुचि ली थी। उन्होंने 30 करोड़ रुपए की लागत से दोनों देशों की सीमा पर 1000 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण करवाया था। भूटान में हवाई पट्टियां भी बनवाई थी। भारतीय सहायता से भूटान की नई राजधानी थिम्पू का निर्माण करवाया था। भारत ने भूटान की जनता के लिए विद्यालय तथा अस्पताल भी बनवाए थे। भारत और भूटान ने 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में शांति और मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हिमालयी देश को भारत सुरक्षा प्रहरी के रूप में देखता है और भारत भूटान संधि भूटान की विदेश नीति का प्रमुख तत्व है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भूटान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भी भारत की भूमिका अहम है। 1970 में जहां इसे संयुक्त राष्ट्र में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला, वहीं 1978 में इसे संयुक्त राष्ट्र संघ की पूर्ण सदस्यता भी मिल गई।
1981 से 1987 की अवधि में भारत ने भूटान को उसकी पंचवर्षीय योजना में 139 करोड़ रुपए देने का निश्चय किया। 1984 से 1985 में हुए दूर संचार समझौते के अनुसार भूटान भारत तथा तीसरे विश्व के देशों से टेलीफोन द्वारा संचार संपर्क करने में सक्षम हो गया। गौरतलब है कि एशिया में भूटान ही एक ऐसा देश है जिसने विकास के साथ पर्यावरण की भी चिंता की है और सतत विकास के मॉडल को जीडीपी के आधार पर नहीं अपनाते हुए जीएनएच यानी कि सकल राष्ट्रीय खुशी के आधार पर अपनाया है। भारत ने उसके इस निर्णय का सम्मान भी किया है। 1977 से 1989 के मध्य भारतीय विदेश मंत्री श्री वाजपेयी भूटान यात्रा पर गए थे और भूटान सरकार को दिल्ली में दूतावास खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी। भूटान नरेश ने भी भारत की यात्रा 2 बार की और उसके संबंधों को उत्तम बनाने का आश्वासन दिया। मार्च 1978 में भूटान नरेश के भारत आने पर भारत ने भूटान को 70 करोड़ रुपए का अनुदान देना स्वीकार किया। राजीव गांधी ने भी 29 सितंबर 1985 से 1 अक्टूबर 1985 तक भूटान की यात्रा की और मधुर संबंध बनाए रखने का आश्वासन दिया। भूटान नरेश ने भी यह विश्वास दिलाया कि उनका देश भारत के साथ मिलकर सार्क के लिए हमेशा ठोस कार्य करता रहेगा। 8 दिसंबर को सार्क घोषणा पत्र पर भूटान ने भी हस्ताक्षर किए तथा नवंबर 1986 को सार्क के बेंगलोर अधिवेशन में भाग लिया। भारत भूटान मजबूत आर्थिक, रणनीतिक और सैन्य संबंधी आपसी विश्वास का प्रतीक है। भूटान सार्क का संस्थापक सदस्य है। यह बिम्स्टेक, विश्व बैंक और IMF का भी सदस्य है। भूटान नरेश महामहिम जिग्मे सिंगे वांगचुक जनवरी 1993 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे। भूटान के योजना मंत्री, उद्योग मंत्री और व्यापार मंत्री भी भारत आए थे। भारत के विदेश सचिव और जल संसाधन सचिव भूटान गए थे। इन यात्राओं से भारत और भूटान के घनिष्ठ संबंध और भी सुदृढ़ हो गए। 1993 में प्रधानमंत्री VP नरसिंह राव भी भूटान यात्रा पर गए। 1994 में भूटान नरेश वांगचुक भारत की निजी यात्रा पर आए और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा तथा प्रधानमंत्री श्री राव से बातचीत की। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के मध्य ऊर्जा अवसंरचना और सुरक्षा जैसे पहलुओं पर, या इसे हम आर्थिक सहयोग भी कह सकते हैं। आज भारत के सहयोग से भूटान के अवसंरचना की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई है। इससे भारत की सीमा सड़क संगठन द्वारा चलाए गए प्रोजेक्ट दंतक की अहम भूमिका हो जाती है, जिसने भूटान में तकरीबन 1800 किलोमीटर सड़क का निर्माण करवाया है। इसके साथ ही दंतक ने पारो एवं यांगफुला में हवाई पट्टियां, दूरसंचार नेटवर्क, भारत भूटान माइक्रोवेव लिंक, भूटान आकाशवाणी केंद्र, प्रतिष्ठित इंडिया हाउस परिसर, जल विद्युत केंद्र, रिवर प्रशिक्षण कार्य का निर्माण कार्य भी किया है। भूटान की 8वीं पंचवर्षीय योजना जो 1997 से 2002 में भारत का सहयोग अवसंरचना क्षेत्र जैसे सड़कों, पुलों और वन बिजली के निर्माण पर था। उसके बाद है 2003 से 2004 के मध्य भूटान की शाही सेना ने भारत के उन विघटनकारियों के खिलाफ सैन्य कार्यवाही की थी जिन्होंने भूटान में शिविर स्थापित किए थे। यानी भारत के विघटनकारी लोग जो भूटान में जाकर शिविर लगाए थे, उनके खिलाफ भूटान शाही सेना ने कार्यवाही की। जनवरी 2005 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भूटान नरेश वांगचुक मुख्य अतिथि थे और इस दौरान भूटान नरेश एवं भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मध्य कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए, जिनका संबंध सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल नेटवर्क के विस्तार और विद्युत क्षेत्र में सहयोग से संबंधित था। भूटान की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत निर्यात पर निर्भर करती है। सार्क देशों में प्रति व्यक्ति आय में मालदीव के बाद भूटान जो है दूसरे नंबर पर आता है। भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी भारत है। 1961 में भूटान की पहली पंचवर्षीय योजना के बाद से ही भारत लगातार वहां पर वित्तीय निवेश करता आ रहा है। भूटान मैत्री संधि न केवल हमारे संबंध के समकालीन स्वरूप को दर्शाती है, अपितु 21वीं शताब्दी में उनके भावी विकास की नींव भी रखती है। जल विद्युत हमारे द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य स्तंभों में से एक है। कुल 1416 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजनाएं पहले से ही भारत को बिजली का निर्यात करती आ रही है।
2008 में दोनों देशों की सरकारें वर्ष 2020 तक कम से कम 10,000 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन क्षमता का विकास करने पर सहमत हुई तथा अन्य परियोजनाओं की पहचान की गई। भूटान से भारत को निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में बिजली, लौह, कार्बन, खाद्य एवं कृषि उत्पाद शामिल है। भारत से भूटान को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में ऑयल, मशीनरी, फेरस उत्पाद, कोयला, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल शामिल है। यानी भारत से भूटान को जो चीज़ भेजी जाती है वे सभी ऑयल, मशीनरी, फेरस उत्पाद, कोयला, सोयाबीन, दुग्ध उत्पाद, खाद्य तेल आदि है। और भूटान से जो भारत को निर्यात किया जाता है वो उसमें बिजली है, लौह है, कार्बन है, खाद्य और कृषि उत्पाद है। भारत की जो उच्च शिक्षा संस्थाओं में हर साल अवर स्नातक और स्नाकोत्तर स्तर पर भूटान के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती है। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत जीवंत है। थिम्पू जो भूटान की राजधानी है स्थित नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र पूरे साल सांस्कृतिक गतिविधियों से परिपूर्ण रहता है। भारतीय शास्त्रीय संगीत, तबला एवं योग की नियमित कक्षाएं इस केंद्र में आयोजित की जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रदर्शनियों, फिल्म, सेमिनार आदि का आयोजन करना इस केंद्र की अन्य गतिविधियां हैं। भूटान में तकरीबन 56,000 भारतीय नागरिक रह रहे हैं जो अधिकांशतः जल विद्युत परियोजनाओं और निर्माण एवं सड़क उद्योग में काम करते हैं। सीमा से सटे कस्बों में काम करने के लिए हर रोज 8,000 से 10,000 दिहाड़ी मजदूर भूटान जाते हैं। अब हम बात करेंगे मोदी तथा भूटान के मध्य कैसे संबंध है, यानी वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री या भारत और भूटान के मध्य वर्तमान में कैसे संबंध है। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के नियंत्रण पर भूटान के प्रधानमंत्री एल शेरिंग तोब्गे ने 10 जनवरी से 18 जनवरी 2015 को भारत की यात्रा की। एक वर्ष के भीतर ही भूटानी प्रधानमंत्री की यह दूसरी भारत यात्रा थी। मैं आपको बता दूं कि मोदी ने भी प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद जून 2014 में अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भूटान को ही चुना था। यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने भी सबसे पहले भूटान की ही यात्रा की थी। भारत ने 4,500 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल असिस्टेंट देने का फैसला किया था, जिसने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना को सुचारू रूप से चलने में मदद मिलेगी, जो कि ये 2018 में शुरू हुई। भारत भूटान में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बना रहा है। अभी तैयार हुआ 720 मेगावाट संयंत्र मांगवे चू प्लांट से भारत इलेक्ट्रिसिटी खरीदेगा। इसकी कीमत के बारे में भी समझौता अभी संपन्न हुआ। उसके बाद है 2015 की भूटानी प्रधानमंत्री तोब्गे की भारत यात्रा के दौरान विद्युत क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को दोनों ही देशों के हित में बताते हुए 2120 मेगावाट के 4 प्रस्तावित संयंत्रों के लिए काम को जल्दी आगे बढ़ाने की इच्छा दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने की। यानी इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के मध्य में 2120 मेगावाट के 4 प्रस्तावित संयंत्रों के लिए काम को जल्दी बढ़ाने की इच्छा जताई गई। अब हम देखेंगे कि दोनों देशों के संबंधों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हैं। चीन की विस्तारवादी नीति ने दोनों देशों के समक्ष सीमा सुरक्षा संबंधी चुनौतियों को जन्म दे दिया, क्योंकि चीन जो है भूटान के साथ राजनयिक, औपचारिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का इच्छुक है और कुछ हद तक भूटानी आवाम यानी भूटानी जनता भी चीन के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों की मांग कर रहे हैं। भूटानी जनता का यह रवैया आगे आने वाले समय में भारत के सामने चुनौती खड़ा कर सकता है। हालांकि सामरिक स्थिति का लाभ उठाने के लिए चीन ही नहीं बल्कि अमेरिका और अन्य यूरोप राष्ट्र भी इसके लिए लालायित रहते हैं, यानी लालसा उत्पन्न करते हैं, लालच में रहते हैं। ऐसी स्थिति में यदि भारत भूटान को इस मैत्री संधि से मुक्त कर देता है तो वह भारतीय सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भूटान यूएनओ का सदस्य होने के साथ साथ अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भी हिस्सा है। ऐसे में भारत एक संधि के आधार पर उसे कब तक नियंत्रण कर पाएगा, यह प्रश्न भी विचारणीय है। अब देखते हैं आगे की क्या राह है। ऐसे में भारत को भूटानी चिंताओं से दूर रहने के लिए मजबूती से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि भूटान में चीन हस्तक्षेप
बढ़ने से भारत भूटान की मजबूती जो है, उसकी जो मजबूती संबंधों की जो नींव है वो डगमगाने के चांसेस है। तो इसीलिए भारत को मजबूती से काम लेने की आवश्यकता है। भूटान का राजनीतिक रूप से स्थिर होना भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत जरूरी है। तो निष्कर्षतः अब हम ये देखेंगे, मतलब हमें प्रतीत होता है कि अब भविष्य में देखना ये है कि भूटान के अंतर्राष्ट्रीय संबंध भारत के साथ कितने सहयोगपूर्ण रहते हैं और भूटान कहां तक अपने आप को चीन के प्रभाव से मुक्त रख पाता है। तो ये थे भारत और भूटान के मध्य में कैसे आर्थिक और राजनीतिक पहलू कैसे रहे हैं, दोनों के मध्य क्या क्या चीज़ों का आदान प्रदान होता है, दोनों के मध्य कैसे संबंध रहे हैं, कब कब इनके बीच में विदेश दौरे हुए हैं और कब कब इन लोग के दोनों देशों के बीच में कौन कौन सी संधियां हुई हैं, कौन कौन से हस्ताक्षर हुए हैं, उन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में जाना है। तो भारत और भूटान संबंध, मुझे आशा है कि आप लोगों को क्लियर होगा। आने वाले वीडियो में मैं ऐसे ही और एक भारत के अन्य पड़ोसी देश के साथ में इसके संबंधों को आपके सामने में रखूंगी। धन्यवाद।